नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में। देखिए, मैं अपना वादा जो मैंने किया था आपसे वो निभाने के लिए आ गया हूँ। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारत का नक्शा बना हुआ है, अर्थात मैं आपको भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। और यकीन मानिए कि अपने प्रदेश में भी 2 परीक्षाएँ होनी बाकी हैं, जो बड़ी परीक्षाएँ हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी की, सहायक समीक्षा अधिकारी की। और आपने देखा कि 17 मार्च को जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो गया है, वो आगे बढ़ गया है। मैं कई वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर लगातार बता रहा था कि ये परीक्षा आपकी पोस्टपोन्ड होगी, ठीक है। उसके मैंने बहुत सारे तर्क दिए थे कि ये क्यों पोस्टपोन्ड होगी। तो उस समय लोग मुझे भर भर के गालियाँ दे रहे थे कमेंट में। अब मैं आपको क्या बताऊँ, वो लोग पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी गालियाँ दे रहे थे। फिर 7 तारीख को जब ये परीक्षा पोस्टपोन्ड कर दी गई, तो मैंने एक वीडियो बनाया और कहा कि वो लोग देख लें जो गालियाँ मुझे दे रहे थे। और वास्तव में वही हुआ जो मैं बार बार वीडियो में बोल रहा था कि इन कारणों की वजह से परीक्षा जरूर है आपकी पोस्टपोन्ड हो गया। तो अपने इस प्रदेश में देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो 11 फरवरी को हुई थी, लीक हो जाने की वजह से वो निरस्त हो गई। फिर से वो परीक्षा होगी। और आपने देखा कि पीसीएस पोस्टपोन्ड हो गया है, तो वो भी होगा। तो इन 2 बड़ी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपसे जीएस जरूर पूछा जाएगा। तो जीएस में आपके ठीक ठाक क्वेश्चन जब सही होंगे, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और मेरे दोस्त, मैंने खुद ही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में यानी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में जीएस में 90 प्लस क्वेश्चन सही किया था और हिंदी में मैंने 55 प्लस सही किया था। तो मैंने कैसे सही किया था वो सब मैंने चैनल पे आपको बता रखा है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो ढूंढ करके। और इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों बड़ी परीक्षाएं जो प्रदेश में होने वाली हैं, इन बड़ी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है भारत का भौतिक प्रदेश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने ये मैप बना के रखा है और इसमें मैंने दिखाया है कि भारत को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि उच्चावच के आधार पर और शैल क्रमों के आधार पर और विवर्तन की प्रक्रमों के आधार पर भारत को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में। ये मैंने लिख के रखा है, देखिए सामने। एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, और चौथा तटवर्ती मैदान। जिस कलर से मैंने यहाँ पर इस मैप में दिखाया है उसी कलर से लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, ग्रीन वाला जो है ये पूरा का पूरा क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे पर्वत ही पर्वत आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद मैंने जो ये वाइट कलर से बनाया हुआ है ये है पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार। फिर ऐसे जो इस कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये कलर है, तो ये कलर और ये कलर दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। मतलब ये जो भाग हमने आपको दिखाया भारत के नक्शे में, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ये जो मैंने इस कलर से दिखा रखा है नीचे किनारे किनारे ऐसे, तो देखिए वो कलर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बताइए, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। तो ये तो तटवर्ती मैदान हो गया। ये द्वीपीय भाग आपको एक इधर दिखाई दे रहा है, एक इधर दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि देखिए, विवर्तन की प्रक्रमों के आधार पर और शैल क्रमों के आधार पर, ठीक है, और इस तरीके से उच्चावच के आधार पर भारत को कुल मिलाकर के 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो वो 4 भौतिक प्रदेश आपके सामने इधर लिखे हुए हैं। अब आइए एक एक भौतिक प्रदेश को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। आपने जरूर नाम सुना होगा, तो आपने ज़रूर नाम सुना होगा ट्रांस हिमालय का, फिर इस तरीके से बृहद हिमालय का, फिर लघु हिमालय का और शिवालिक हिमालय का। तो ये सारे के सारे जो हिमालय मैंने जो नाम लिया है वो आते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में। आइए इनका अध्ययन करते हैं और मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरी तरीके से यहाँ कंसंट्रेट करके आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेकर चलता हूँ ताकि लिख के आपको समझा सकूँ। ये हम लोगों ने ले लिया, नेक्स्ट पेज। अब आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्त, किसके बारे में बताइए। तो हम लोग बातचीत करने वाले हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। अब उस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से आपके प्रमुख रूप से हिमालय देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। तो 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला आपको दिखाई देगा, ठीक है, पहला आपको दिखाई देगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय बताइए, ट्रांस हिमालय। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ट्रांस हिमालय। मैं सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा
अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है। ट्रांस हिमालय, दूसरा आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय के बाद। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसी ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, तिब्बती तिब्बती हिमालय। तिब्बती हिमालय किसको बोलते हैं बताइए, ट्रांस हिमालय को। अब तो ये उत्तर का पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, ये हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। तो पहला क्या है, एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, इसे हम और क्या बोलते हैं बताइए, तिब्बती हिमालय बोलते हैं। अब दूसरे को आप देखेंगे तो दूसरा है बृहद हिमालय। क्या बताइए, बृहद बृहद हिमालय, दूसरा हो जाएगा बृहद हिमालय। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, बृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, इसी को सर्वोच्च या महान हिमालय कहा जाता है, इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ, किसी और क्या बोलते हैं देखिए, तो इसे बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलेंगे बताइए, हिमाद्री हिमालय। इसके बाद और क्या इसको बोलते हैं, इसी को सर्वोच्च या महान हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। सर्वोच्च अथवा हम क्या बोलेंगे बताइए, महान, ठीक। सर्वोच्च अथवा महान हिमालय बोला जाता है। फिर इसी को आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है। तो ये सारे इसके, ठीक है, उपनाम है। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखना है। आंतरिक हिमालय, कभी कभी परीक्षा में क्या करेगा, इन नामों से, अगर इन नामों को दे देता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ये नाम आपको याद रखना है कि इसी बृहद हिमालय को हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, सर्वोच्च अथवा महान हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी हम बोलते हैं। किसको बताइए, बृहद हिमालय को। तो हमने बताया था कि 4 भागों में विभाजित है, ठीक है। तो एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरा बृहद हिमालय हो गया, तीसरा ऐसे ही आप देखेंगे तो तीसरा हिमालय जो होगा उसे हम लघु अथवा मध्य हिमालय बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताइए, लघु अथवा, ठीक है, लघु हिमालय भी बोल सकते हैं, अथवा उसी को हम क्या बोल सकते हैं बताइए, मध्य हिमालय। तो हम उसको मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया देखिए तीसरा इसका भाग, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का तीसरा भाग हो गया। अब चौथे की बात करेंगे तो चौथे में होगा शिवालिक, ठीक है। इसी को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि चौथा आपका जो होगा वो हो जाएगा शिवालिक हिमालय। तो ये इस तरीके से हमने लिखा कि चौथा जो है वो है शिवालिक हिमालय। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। दूसरा है बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च अथवा महान हिमालय कहा जाता है। इसी बृहद हिमालय को हम आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर मैंने तीसरा बताया कि तीसरा जो है उसको लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो चौथा है उसका क्या नाम है बताइए, चौथे का नाम है शिवालिक हिमालय। चौथे का नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। तो ये जो मैंने लाइन से लिख रखा है ना, इन एक एक हिमालय को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय को, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए, तिब्बती हिमालय। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे बृहद हिमालय के बारे में, इसे हम हिमाद्री या सर्वोच्च या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं। फिर लघु अथवा मध्य हिमालय को पढ़ेंगे, फिर शिवालिक हिमालय को पढ़ा जाएगा। अब देखिए मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि इनमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए इनसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ना, वो परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि आखिर ये जो ट्रांस हिमालय हैं इसके और कौन कौन से भाग हैं, ठीक है, या वे जो भाग हैं उनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, मतलब भारत के किन किन राज्यों में है। फिर ये पूछा जाता है कि बताइए उनके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर ये पूछा जाता है आपसे कि जो उसकी सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी कौन सी है। फिर इसी हिमालय से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर पूछा जाता है कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं। और जो जैसे मान लीजिए लिखा है बृहद हिमालय, ठीक है, या हम बात करें लघु हिमालय या मध्य हिमालय की, तो लघु हिमालय और मध्य हिमालय जो है इनके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। फिर उन पर्वत श्रेणियों पे कौन कौन से महानगर बसे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से महानगर या नगर बसे हुए हैं ये पूछा जाता है। फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये पूछा जाता है कि एक हिमालय दूसरे हिमालय से कैसे अलग होता है, जैसे ट्रांस हिमालय जो है वो बृहद हिमालय से कैसे अलग होता है, बृहद हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग होता है, ये पूछा जाता है। फिर ये भी पूछा जाता है कि इन पर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे प्रश्न बनते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का नाम, मतलब इन सारे प्रश्नों का जो जवाब है आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से। कहाँ से शुरू करेंगे, ट्रांस हिमालय से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय को। तो शुरू करने से पहले मैं इसको दूसरा पेज ले लेता हूँ, चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रांस हिमालय से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक।
अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रांस जो लिखा है ना, इस ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है पार। ट्रांस का मतलब क्या होता है बताइए? पार। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास हिमालय पर्वत दिखाई देता है, ठीक है, और हिमालय पर्वत में खास करके कौन सा हिमालय, तो आप देखेंगे जो बृहद हिमालय, उस बृहद हिमालय के उस पार, उस बृहद हिमालय के उस पार जो पर्वत पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे बताइए? ट्रांस हिमालय बोलेंगे। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है 3 श्रेणियाँ आपको दिखाई देंगी। 3 ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ आपको दिखाई देंगी। पहली कौन सी? तो पहली होगी काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, काराकोरम। और दूसरी होगी जो उसका नाम है लद्दाख। दूसरी जो होगी उसका नाम क्या बताइए? लद्दाख। और तीसरी जो होगी मेरे दोस्त उसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय 3 छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। तो पहले का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख और तीसरे का नाम क्या है बताइए? जास्कर नाम है। तो अब हमको सबसे पहले पढ़ना होगा किसके बारे में? काराकोरम के बारे में पढ़ना होगा, फिर हम लोग लद्दाख, फिर जास्कर को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए काराकोरम, काराकोरम, ठीक, काराकोरम। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए जो काराकोरम है, इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि जो काराकोरम है इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू, ठीक है। क्या नाम है उसका बताइए? केटू। और इसी को कहा जाता है गार्डविन आस्टीन। क्या बोलते हैं बताइए? गार्डविन, ठीक है, गार्डविन, गार्डविन आस्टीन। तो ये नाम आपको याद रखना है कि इसी का नाम है गार्डविन आस्टीन। किसका नाम है? केटू का नाम है। और पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है दोस्त कि इसी काराकोरम को हम एक और उपनाम से जानते हैं, वो उपनाम है कृष्णगिरी। क्या नाम है? कृष्णगिरी, ठीक है। तो इस नाम से हम जानते हैं किसको? काराकोरम को। तो काराकोरम का नाम क्या है बताइए? कृष्णगिरी नाम है। दूसरा चीज़ ये है कि जो ये काराकोरम है ये पीओके में पाया जाता है। पीओके का मतलब क्या होता है बताइए? पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, ठीक है, जो पीओके का भाग है हमारे जम्मू कश्मीर में, उसी में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? काराकोरम, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि काराकोरम में एक घाटी पाई जाती है, ठीक है, काराकोरम में एक घाटी पाई जाती है। उस घाटी का नाम है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी। और इसी नुब्रा घाटी पे आपको भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कि नुब्रा घाटी में क्या पाया जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार का बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसमें बर्फ़ इकट्ठा होती है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर। तो कौन सा ग्लेशियर पाया जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पर? नुब्रा घाटी में। ये नुब्रा घाटी कहाँ पाई जा रही है? काराकोरम में। और सियाचिन ग्लेशियर का विस्तार कितना है? तो आपको याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर का जो विस्तार है वो विस्तार है 7644 किलोमीटर, मतलब 76.44 किलोमीटर ये विस्तार है किसका? सियाचिन ग्लेशियर का। और सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ और भी ग्लेशियर इस नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो मैं आपको लिख देता हूँ, देख लीजिए। बियाफो, ठीक है, बियाफो। अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाता है इसे। बियाफो, बियाफो के बाद बालटोरा, ठीक है, बालटोरा। और इसके बाद एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है हिस्पर, ठीक है, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। तो ये सब क्या है बताइए? ग्लेशियर है। परीक्षा में प्रश्न एक बार पूछ चुका है, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। आपसे पूछेगा परीक्षा में प्रश्न कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, इन चारों का नाम दे देगा, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में जो है सबसे बड़ा कौन है? सियाचिन है। और इसका विस्तार कितने किलोमीटर के क्षेत्र पर है? तो 76.44 किलोमीटर के क्षेत्र पर इसका विस्तार है। कहाँ पाया जाता है? नुब्रा घाटी में। नुब्रा घाटी कहाँ पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और काराकोरम को और क्या बोलते हैं? कृष्णगिरी बोलते हैं। काराकोरम श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीओके के अंतर्गत पाई जाती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है केटू, इसका नाम है गार्डविन आस्टीन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। किसके बारे में बताइए? ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है किसके बारे में? काराकोरम के बारे में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा काराकोरम के बारे में। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ताकि आपको लद्दाख समझाऊँ। चलिए लद्दाख को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ हेडिंग दोस्त, लद्दाख, लद्दाख। चलिए आइए हम लोग बातचीत करते हैं लद्दाख की। काराकोरम की तो हम लोगों ने बातचीत कर ही लिया है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो लद्दाख है ये लेह के उत्तर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बताइए? लेह के उत्तर में, ठीक,
लेह के उत्तर में, लेकिन जो काराकोरम है उसके दक्षिण में पाया जाएगा, लेकिन काराकोरम के दक्षिण में, ठीक है, काराकोरम के दक्षिण में। तो काराकोरम के दक्षिण में पाया जाएगा, लेकिन लेह के कहाँ पाया जाएगा बताइए, उत्तर में। कौन पाया जाएगा, लद्दाख श्रेणी पाई जाएगी, और ये किसका भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि इसी लद्दाख श्रेणी पे जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है, ठीक है, या पवित्र धर्म स्थल आप कह सकते हैं, जिसका नाम है कैलाश पर्वत, तो वो कहाँ पाया जाता है, तो कैलाश पर्वत पाया जाता है इसी लद्दाख श्रेणी में। तो आपको ये भी याद रखना है कि हिंदुओं का जो प्रसिद्ध या पवित्र धर्म स्थल है जिसका नाम है कैलाश, है ना, कैलाश पर्वत, वो पाया जाता है इसी लद्दाख श्रेणी में। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ना दोस्त, उसका नाम है राका पोसी। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए कि इसकी जो सर्वोच्च, ठीक, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है राका पोसी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, उसका नाम है राका पोसी, राका पोसी। और राका पोसी की एक खास बात है कि ये सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी का मतलब क्या होता है, देखिए ढाल कैसे होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन इसका ढाल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधा है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सबसे खड़ी ढाल वाली क्या बताइए, चोटी है। और ये चोटी किसकी है, सर्वोच्च चोटी, तो ये सर्वोच्च चोटी किसकी बताइए, लद्दाख की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो है लद्दाख की सर्वोच्च चोटी जो है क्या है, तो वो है राका पोसी, ठीक है। अब आइए कुछ दूसरे फैक्ट में हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1962 में चाइना से एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। जब 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था ना, तो ये लद्दाख जो है वो आज चाइना के कब्जे में है, ठीक है। ये यानी मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये आता है अक्साई चीन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है बताइए, अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। कौन, ये आता है लद्दाख। जैसे आपने देखा था पीओके के अंतर्गत कौन आता था, पीओके के अंतर्गत आता था आपका जो है काराकोरम, ऐसे ही अक्साई चीन के अंतर्गत आता है लद्दाख श्रेणी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है मैंने वो समझा दिया। मैंने समझाया कि लद्दाख जो है लेह के उत्तर में पाया जाता है, लेकिन काराकोरम के दक्षिण में पाया जाता है। और कैलाश पर्वत जो है, जो हिंदुओं का पवित्र और प्रसिद्ध धर्म स्थल है, वो इसी लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है और इसके पूर्वी भाग पर पाया जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, राका पोसी है। और आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसकी सर्वोच्च चोटी राका पोसी है और ये सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। और मैंने आपको बताया कि 1962 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, तब से चाइना के कब्जे में है, ठीक है। और ये आता है किसके अंतर्गत, अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं जास्कर श्रेणी पे, ठीक है। जास्कर श्रेणी पे हम लोग बात करते हैं। 3 श्रेणियों के बारे में हमने आपको बताया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अब हम लोग बात करते हैं जास्कर श्रेणी के बारे में। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि जास्कर श्रेणी का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक है। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक है बताइए, तो ये है उत्तराखंड तक इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक विस्तार है। किसका विस्तार है, तो जास्कर श्रेणी का विस्तार है। दूसरा चीज़ ये है कि इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो है नंगा पर्वत, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप देखेंगे तो इसी जास्कर श्रेणी में, ठीक है, कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे माना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी जास्कर श्रेणी में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे माना, ठीक है। इसके बाद नीति और लिपू लेख। आपको ये भी याद रखना है कि लिपू लेख। तो ये सब क्या है, इसी जास्कर श्रेणी में पाए जाने वाले दर्रे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक दर्रा और है किंगरी बिंगरी, ठीक है। ये नाम आपने सुना नहीं होगा, आप याद कर लीजिएगा, कभी परीक्षा में प्रश्न बना सकता है इससे, किंगरी और बिंगरी। तो ये किंगरी और बिंगरी नाम के जो दर्रे हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, इसी जास्कर श्रेणी में पाए जा रहे हैं। अब आपको याद रखना है कि जो लद्दाख और जास्कर है, जैसे मैं लिख देता हूँ आपसे, देखिए आपके सामने ऐसे कि ये लद्दाख हो गया और ये हो गया जास्कर। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से ही होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है इस तरीके से, ठीक है। कहाँ, लद्दाख और जास्कर के बीच से ही होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यानी सिंधु नदी की जो घाटी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में है। तो जास्कर श्रेणी से इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको समझाया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो जास्कर श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर
से लेकर के उत्तराखंड तक उसका विस्तार है। और इसके सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या है बताइए, नंगा पर्वत है। और इसमें जो दर्रे पाए जाते हैं जाकर श्रेणी में, वो माना, नीति और लिपुलेख पाए जाते हैं। इसमें एक नया दर्रा है जिसका नाम है किंगरी और बिंगरी। तो आपको ये भी याद रखना है, किंगरी बिंगरी नाम का दर्रा इसमें पाया जाता है। और इसी लद्दाख और जास्कर के बीच में, देखिए हमने लद्दाख के बारे में बात किया था ऊपर यहाँ पे, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अर्थात सिंधु नदी की घाटी जो है वो कहाँ है, लद्दाख और जास्कर के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको समझा दिया कि ट्रांस हिमालय क्या होता है। चलिए तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले आपको समझाया ये फिगर, और इस फिगर में हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि इस तरीके से आप भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। ठीक है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर देखिए, फिर हमने आपको समझाया कि जो हमको पढ़ना है, ठीक है, पहला भौतिक प्रदेश उसका नाम है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है, उसे पढ़ना था। तो हमने तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय को बताया। अभी ये 3 हिमालय हमको पढ़ना रह गया है, यानी हमें बताना रह गया है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने एक एक के बारे में आपको समझाया कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है। ये देखिए, तो हमने बताया ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आता है। फिर काराकोरम के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इस पेज की। तो इस पेज में हमने लद्दाख और जास्कर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। देखिए ऑलरेडी वीडियो जो है 20 मिनट के लगभग पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए भी दिक्कत होगा और मुझे अपलोड करने में भी परेशानी आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, आप देखेंगे लघु या मध्य हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में। और उस वीडियो में मैं ये तीनों का तीनों कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।